प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में पारिवारिक जीवन एवं संयुक्त परिवार प्रथा के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में प्रायः पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था रही है। इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत विवाह संस्कार को जन्म जन्म का बंधन माना गया है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रेम व सौहार्द से परिपूर्ण मानी गई है। नारी का सम्मान इसकी विशेषता रही है। धर्माचरण और कर्तव्यपरायणता भी इसकी विशेषता रही है। षोडश संस्कार जीवन के प्रमुख अंग बताए गए हैं। अतिथि सत्कार और एक विवाह का आदर्श इस पारिवारिक जीवन की विशेषता रही है। पारिवारिक संपत्ति का अधिकार मुखिया के पास होता था, उसके बाद वो उसके पुत्र को मिलता था। इसके लिए दाय भाग में अनेक विशिष्ट प्रावधान हैं। भारतीय परिवार के अंतर्गत प्रमुख कर्तव्य गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत 3 ऋणों से मुक्त होने के रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। और अन्य में गौण ऋण हैं, जो 2 और होते हैं, एक अतिथि ऋण और एक भूत ऋण। इन ऋणों से मुक्ति के लिए 5 महायज्ञों का विधान निर्धारित किया गया है। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा भूत यज्ञ, चौथा पितृयज्ञ और 5वां मनुष्य यज्ञ। भारत में वैवाहिक प्रणालियों के अंतर्गत 8 प्रकार के विवाह निर्दिष्ट किए गए हैं। ब्रह्म विवाह, इसे ब्रह्म विवाह भी कह सकते हैं, प्राजापत्य विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इनमें प्रथम 4 विहित हैं और अन्य 4 निषिद्ध हैं। ये आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। अंतर्जातीय विवाहों की भी मान्यता थी, लेकिन इसमें अनुलोम विवाह को मान्य किया जाता था, प्रतिलोम विवाह को निंदित माना जाता था। अनुलोम विवाह में वर उच्च वर्ण का और कन्या निम्न वर्ण की होती थी, और प्रतिलोम विवाह में कन्या उच्च वर्ण की और वर निम्न वर्ण का होता था। इस समय भारतीय समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन नहीं है, लेकिन उस समय नियोग प्रथा का भी विवरण मिलता है। विवाह विच्छेद के संबंध में हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विवाह जन्म जन्म का संबंध है, इसलिए इसका विच्छेद नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में संयुक्त परिवार प्रणाली के विषय में चर्चा अभीष्ट है। संयुक्त परिवार के आधार तत्व 2 माने गए हैं। पहला सदस्यों के पारस्परिक संबंध और दूसरा परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन। संयुक्त परिवार में एक गृहस्वामी होता था, इसका निर्देश सभी लोग मानते थे, और संयुक्त परिवार में समस्त सदस्यों के समान अधिकार होते थे। वे एक ही भवन और भवन परिसर में एक ही पाकशाला से भोजन प्राप्त करते थे। यद्यपि संयुक्त परिवार में पुत्र का महत्व होता था, क्योंकि संपत्ति का उत्तराधिकारी उसे माना जाता था, किंतु कन्याओं के भी सामान्य अधिकार निर्दिष्ट किए गए हैं। संयुक्त परिवार प्रथा से लाभों के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण लाभ बताए गए हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा का कवच। परिवार को संयुक्त परिवार से सामाजिक सुरक्षा का कवच प्राप्त होता है। सामाजिक सम्मान की, सामाजिक प्रतिष्ठा की गारंटी संयुक्त परिवार की श्रेष्ठता और शक्ति पर निर्भर करती है। संयुक्त परिवार में कम व्यय में जीवन यापन हो सकता है। संयुक्त परिवार एक सहकारी एवं सहयोगी संस्था के रूप में सभी के लिए महत्वपूर्ण रहती है। संयुक्त परिवार जीवन यापन के साधन के रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि कोई अन्य व्यक्ति बेरोजगार है तो परिवार के अन्य सदस्य के द्वारा उसका भरण पोषण संभव है। व्यक्तिगत उन्नति के लिए समान अवसर में सुविधाएं। संयुक्त परिवार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए पारिवारिक दुविधाओं से मुक्त रहकर अपना स्वतंत्र विकास कर सकता है, क्योंकि उसे पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त होता है। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत संयुक्त परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त परिवार में 3 या 4 पीढ़ियां साथ रहती हैं, तो वृद्धजन अपने अनुभवों से बच्चों को लाभान्वित और संस्कारित कर सकते हैं। संयुक्त परिवार अधिकार और कर्तव्य के समन्वय का अनुपम उदाहरण है, जहाँ सबको अधिकार प्राप्त है, सबके कर्तव्य हैं। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, दूसरे का कर्तव्य पहले का अधिकार है। इस प्रकार सब अधिकार और कर्तव्य के समन्वय से सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं।
आनंद का सृजन। संयुक्त परिवार में विभिन्न प्रवृत्ति और प्रतिभा के अनेक लोग होते हैं जो मिलकर परिवार में आनंद और उल्लास का सृजन करते हैं। समाज सेवा की प्रेरणा संयुक्त परिवार के सभी सदस्य मिलकर दूसरे लोगों के प्रति भी मैत्री, सम्मान और करुणा से ओतप्रोत होकर समाज के लिए कार्य करते हैं। कृषि भूमि का संरक्षण। संयुक्त परिवार होने पर कृषि भूमि में सभी को अपनी अपनी भूमिका के निर्वहन का अवसर प्राप्त होता है और परनिर्भरता समाप्त हो जाती है। किंतु इसी संदर्भ में संयुक्त परिवार प्रणाली की दुर्बलताएं एवं हानियां भी निर्दिष्ट की गई हैं। पहला, जिम्मेदारियों के प्रति उपेक्षा का अभाव। जिम्मेदारियों के प्रति उपेक्षा का भाव। संयुक्त परिवार में कुछ लोग कर्मठ होते हैं तो कुछ अकर्मण्य लोग कर्मठ व्यक्तियों पर उत्तरदायित्व का भार छोड़कर स्वयं निठल्ले हो जाते हैं। दूसरा, परस्पर झगड़ों का कारक। संयुक्त परिवार के अंतर्गत व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का विकास होने पर परस्पर झगड़े बढ़ जाते हैं। प्रत्येक अपना अपना विकास करना चाहता है, दूसरे के विकास की कीमत पर अपना विकास करना चाहता है। स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों और दूसरे सदस्यों की उपस्थिति के कारण अपने पति एवं बच्चों के साथ वार्तालाप करने, अपनी रुचि का भोजन बनाने, इच्छानुसार वस्त्र पहनने और स्वतंत्रतापूर्व घर से बाहर जाने के अवसर नहीं मिल पाते, क्योंकि उनका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। साथ ही पर्दा प्रथा भी बढ़ जाती है। व्यक्तित्व के विकास में बाधक। संयुक्त परिवार में रहने के कारण व्यक्ति न तो अपनी इच्छानुसार खा सकता है, न पहन सकता है और उसको सबके रुचियों के अनुसार ही अपने आप को अनुशासित करना पड़ता है। तो लेकिन ये दोष नगण्य हैं यदि इनमें समन्वय और व्यक्ति अपनी चेतना का विकास करके सामंजस्य भाव विकसित कर सके, ये दोष समाप्त हो सकते हैं। संयुक्त परिवार के विघटन के अनेक कारण बताए गए हैं। पाश्चात्य संस्कृति व्यक्ति स्वातंत्र्य में विकास करती है, उसका विश्वास करती है। देश में पाश्चात्य विचारों का प्रवेश हुआ तो भारतीयों ने भी व्यक्तिवाद को अपना लिया और संयुक्त परिवार का विघटन हो गया। नगरीकरण। लोगों को रोजगार के लिए गांवों से शहर की ओर जाना पड़ा, जिसके कारण संयुक्त परिवार का धीरे धीरे विघटन होने लगा। संयुक्त परिवार में वर्तमान युग में सरकारी नौकरियों और बड़ी बड़ी कंपनियों में दूर पदस्थापन होने के कारण संयुक्त परिवार बिखर गए। नंबर 3, पुरानी पीढ़ी के लोग पुरातन परंपराओं के पक्षधर होते हैं तथा परिवार का संचालन उसी पद्धति पर करना चाहते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लोगों में यह भावना नहीं होती, तो पीढ़ीगत विभेद के कारण संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन हुआ। परंपरागत परिवारों में सास अपनी बहू को अपने अनुशासन में रखना चाहती है, किंतु बहू सास को व्यर्थ का बोझ समझकर उससे दूर रहना चाहती है। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण एकल परिवारों का बढ़ोतरी हुई और संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ। बढ़ती आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के कारण अब परिवार का व्यय एक सदस्य की कमाई से नहीं चल पाता, इसलिए सब अपना अपना घरौंदा अलग अलग बनाकर अपने हिसाब से रहना चाहते थे, इसलिए संयुक्त परिवार का विघटन हो गया। किंतु आज की परिस्थिति में बच्चों के संस्कार विहीन होने के कारण कई स्थानों पर संयुक्त परिवारों का पुनः प्रारंभ हुआ है। परिवार के वृद्धजनों को युवक अपने परिवार के अंदर रखकर अपने बच्चों को संस्कृत बनाने में उनकी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।